हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 1 से लेकर के 12 तक की। और आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। यह हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ताम्रपाषाण कालीन में स्थित है स्थल है, उत्तर हड़प्पा स्थल है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम बात करें महाराष्ट्र में स्थित और ताम्रपाषाण कालीन स्थल की, तो हमारा इनाम गांव जो है, इनाम गांव जो है, यह हमारा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और ये पुणे जिले में भीमा नदी के सहायक नदी छोर नदी के किनारे स्थित स्थल है। तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कहाँ स्थल है इसका, बुर्ज होम का पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो बात करें, निम्न में से कौन सही तथ्य है? मद्राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। मद्राक्षस पुस्तक मौर्य इतिहास से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक गुप्त काल से संबंधित है। केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 3-4, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम बात करें कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, या उसी जगह हम बात करें देवी चंद्रगुप्त पुस्तक के लेखक विशाखदत्त की, तो मद्रास जो है पुस्तक, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये नाट्य रचना है। मद्रास पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने के समय में बातों का देवीलाल चंद्रगुप्त पुस्तक के रचयिता भी विशाखदत्त हैं। उसी जगह हम बात करें, देवी चंद्रगुप्त पुस्तक भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और वो भी नाट्य रचना है। तो विशाखादत्त रचित मुद्राक्षस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद का अंत कर मौर्य की स्थापना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया? पाटलियस, पालिम्ब्रोथा, पॉलिटीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन दिया? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालिम्ब्रोथा। ऑप्शन नंबर सी, पालिम्ब्रोथा। तो बात करें पालिम्ब्रोथा की, तो पालिम्ब्रोथा मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के एक गहरी खाई जो 570 टावर बुर्ज सहित लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और इसमें 64 प्रवेश द्वार थे। इसमें जो है कितना, 64 प्रवेश द्वार थे। कितना थे प्रवेश द्वार? कितना थे? 64 थे। और ये 570 टावर का बुर्ज था। कितना? 570 टावर का बुर्ज था। 570 टावर का बुर्ज था। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी निम्न में से कौन थी?
तोसाली थी, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णगिरी, सॉरी उज्जैनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में शेरशाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? बंगाल का युद्ध, मालवा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलिंजर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत में मदुरै के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में, समझिए, पहले समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण भारत में मदुरै के सल्तनत साम्राज्य का स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक महमूद बिन तुगलक के काल में हुआ था, और ये महमूद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक चला। कब तक? 1351 तक चला। तो उसी जगह हम बात करें दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसी जगह हम बात कर लें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य मदुरै के सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी अस्तित्व में आए थे। मदुरै के सल्तनत का स्थापना सैयद जलालुद्दीन हसन द्वारा लगभग 1335 ईस्वी में किया गया था। कितना? 1335 ईस्वी में किया गया था। फिर उसी जगह हम बात कर ले 1336 की, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर, पहला हरिहर था, और बुक्का प्रथम ने किया था। और उसी जगह बात कर लें 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमशाह हसन गंगू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? बताइए। किस सल्तनत के पास दासों की संख्या अधिक थी? वो अलाउद्दीन खिलजी के पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, फिरोज शाह तुगलक के पास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक संख्या में क्या था? दासों की संख्या थी सबसे अधिक। और वो दासों की संख्या दिल्ली सल्तनत में दासों को संख्या लगभग 1,80,000 था। कितना था? 1,80,000 के आसपास था। 1,80,000 के आसपास था दासों की संख्या। और उसी जगह हम बात करें उस समय दीवान ए बंदगान दासों की देखभाल करने वाला विभाग था। क्या था? दीवान ए बंदगा दासों को देखभाल करने वाला था। और उस समय अकबर ने भी 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाया था। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक तो अकबर। कौन थे? अकबर। और उसी जगह हम बात करें फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से कब तक चला? तो 1388 तक चला। कब? 1388 तक शासनकाल चला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है सिंध
के इतिहास से सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? साहसी द्वितीय, चच, दाहिर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ना साहसी द्वितीय थे, ना चच थे, ना दाहिर थे, कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो हम बात करें सिंध के इतिहास के बारे में। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद थे। कौन थे? चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। कौन थे? अली अहमद। कौन? अली अहमद। अली अहमद। कौन थे? अली अहमद। चचनामा पुस्तक के रचयिता कौन थे? अली अहमद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? सुबुतगीन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबुतगीन। कौन हो जाएगा? सुबुतगीन। तो उसी जगह हम बात करें, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क या प्रथम तुर्क कौन थे? कुतुबुद्दीन था। और उसी जगह कुतुबुद्दीन को गजनवी राजवंश का संस्थापक माना गया। गजनवी राजवंश का संस्थापक माना गया। किसे? कुतुबुद्दीन को। अब कुतुबुद्दीन को गजनवी राजवंश का संस्थापक जब माना गया, तो उसी जगह सुबुतगीन का जीवन काल 1942 से, कब से? 942 से, क्षमा कीजिएगा, 942 होगा। क्या होगा? 942 से 997 तक। कब तक? 997 तक था। सुबुतगीन अपनी युवा अवस्था में एक गुलाम था। उसका मालिक कौन था? अल्पतगीन। ये सुबुतगीन का मालिक कौन था? अल्पतगीन था। तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? साम्राज्य सुरक्षा का औचक निरीक्षण, बाजारों में सही माप तौल तथा कालाबाजारी का औचक निरीक्षण, कृषकों के दशा से संबंधित सूचना के लिए राजा द्वारा कराया गया सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसी जगह हम बात करें मौर्य काल की। तो मौर्य काल की बात करें हम, तो मौर्य प्रशासन से संबंधित कौटिल्य की रचना, अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन की संरचना मुख्य रूप से महान दार्शनिक एवं विद्वान कौटिल्य द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? कौटिल्य द्वारा तैयार की गई थी। अब उसी जगह हम बात करें अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण का उल्लेख के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति से पूर्व कर्तव्य, चरित्र, व्यवहार आदि का सूक्ष्म रूप से जांच किया जाता था। चरित्रों का व्यवहार, कर्तव्य का जो व्यवहार था, उसको सूक्ष्म रूप से क्या किया जाता? जांच किया जाता था। और उसी जगह बात करें मौर्य प्रशासन में सख्त जासूसी एवं कठोर दंड विधान की उपस्थिति थी, जिसके आलोचना इस प्रशासन व्यवस्था की बुराई के रूप में देखते हैं। और उसी जगह बात करें कौटिल्य जनित लोक प्रशासन विधि का बाह्य सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा आयाम से पूर्णतः सफल सिद्ध हुई थी, मौर्य वंश की बात। तो चलिए अगले प्रश्न की बात हम करें। तो अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत पद निम्न में से क्या था? न्यायमुख था, सेनामुख था, विदेशी मामले का प्रमुख था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना प्रमुख था। क्या था? सेना प्रमुख। तो उसी जगह हम बात करें, गुप्त प्रशासन में सेना प्रमुख, सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत कहा जाता था। गुप्त प्रशासन में न्याय प्रमुख को महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था। और उसी जगह हम बात करें गुप्त प्रशासन में विदेशी मामले के प्रमुख को महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। उसी जगह हम बात करें, महासंधि विग्रहिक को युद्ध एवं शांति का मंत्री भी कहा जाता था। युद्ध एवं शांति का मंत्री किसे कहा जाता था? महासंधि विग्रहिक को। तो चलिए बात करें अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी किया था? तो चलिए बात करें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तो चलिए, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली प्रशासन करने वाले निम्नांकित वंशों में से सबसे पहले किसका शासन रहा था? चौहान का, तोमर का, गढ़हरवाल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तोमर का, ऑप्शन नंबर बी, तोमर। तो हम बात करें दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों, जो सबसे पहला वंश था वो तो तोमर वंश था। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत की घटनाओं की ऐतिहासिकता पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, अतः इंद्रप्रस्थ का काल स्पष्ट भी नहीं है। उसी जगह हम बात करें, मध्यकाल में दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजवंश या इस दौर में दिल्ली का संस्थापक राजवंश तोमर वंश था। दिल्ली का संस्थापक तोमर शासक अनंगपाल था। कौन था? अनंगपाल था। क्या था? अनंगपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें, 3रे, 6ठे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारा ऋग्वेद में है, किस मंडल में है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3रे में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम बात करें ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों में उत्पत्ति का उल्लेख भी इसी तरह से किया गया। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडलों को सम्मिलित रूप से पारिवारिक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिवारिक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिवारिक मंडल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेज के हाथ कब हुई थी? बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेज के हाथों कब हुई थी? मार्च 1900 ईस्वी में, अप्रैल 1900 ईस्वी में, जून 1900 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्च। तो बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी 3 मार्च 1900 ईस्वी को हुई थी। 3 मार्च 1900 ईस्वी को हुई थी। और ये
3 मार्च 1900 ईस्वी की गिरफ्तारी हुई थी और रांची के जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? रांची के जेल में रखा गया था। उसी जगह हम बात करें 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। रांची के जेल में जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण बिरसा का बीमार होने का बताया गया था। जेल प्रशासन के अनुसार बिरसा को हैजा हो गया था। जेल प्रशासन के अनुसार बिरसा को जो है हैजा की करार दी गई थी कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया। इसके वजह से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। बिरसा की मृत्यु हो गई। उसी जगह बात करें, अधिकांश लोग यह माना कि ब्रिटिश शासन ने जेल में बिरसा को जहर दे करके मार दिया। जेल में बिरसा को जहर दे करके मार दिया, अधिक लोगों का मानना यह था। बिरसा मुंडा की समाधि एवं स्मारक रांची में है। रांची के जिस जिले में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी उस जिले का नाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची है। केंद्रीय कारागार रांची है। उसी जगह हम बात करें रांची के हवाई अड्डा की, तो रांची का हवाई अड्डा का नाम भी बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो रांची के हवाई अड्डा का नाम भी बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कब? 1875 में हुई थी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856, 1820 से 1823, 1840 से 1843। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1853 से 1856 तक, ऑप्शन नंबर ए। तो उसी जगह हम बात करें यूरोप में हुआ युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक हुआ था। 5 अक्टूबर 1853 से अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक हुआ था। 1856 तक हुआ। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। रक्त और लौह ब्लड एंड आयरन की नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? नेपोलियन का था, बिस्मार्क का था, उपयुक्त में से कोई नहीं, जोसेफ मेजिनी का था, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क का था। तो हम बात करें रक्त और लौह की बात, यह नीति जर्मनी के नेता बिस्मार्क में, ये जो थे जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और बात करें यहीं तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा प्रसा के चांसलर का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए एक यथार्थवादी और व्यवहारिक आंदोलन शुरू किया गया था। और उसी जगह बात करें, बिस्मार्क ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दशक में 3 युद्ध किया और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का सपना साकार कर लिया। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडेन का युद्ध 1 दिसंबर 1817 ईस्वी में हुआ था। 1 दिसंबर 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1870 ईस्वी में हुआ था। उसी जगह बात करें, युद्ध में फ्रांस का भारी पराजय हो गया था। फ्रांस का क्या हुआ था? भारी पराजय हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? जार निकोलस, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय।
जार अलेक्जेंडर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलकर हाई स्कूल के छात्र थे? गजपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवीपद चौधरी। कौन? देवीपद चौधरी। तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख शासक थे? दरभंगा, गिद्धौर, डुमराव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्धौर। क्या हो जाएगा? गिद्धौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में से किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध 1759 निम्न में से किसके बीच हुआ था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, डच एवं फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं डच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज एवं डच के बीच, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहाँ शहीद हुए थे? श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहाँ शहीद हुए थे? गया में, कटिहार में, सिवान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया? 1913 सैन फ्रांसिस्को, 1913 लंदन, 1911 न्यूयॉर्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? जन्म 1772 ईस्वी में हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। राजा का उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात करें राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, सही है, 1772 में हुआ था। बंगाल के हुगली जिला के राधानगर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। समाज सुधार राम मोहन राय को राजा का उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ने दिया था। मतलब शासक काल अकबर का द्वितीय जो 1806 से 1837 जो शासन काल चल रहा था, उसी समय राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय ब्रिटेन के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में अकबर द्वितीय के पेंशन संबंधित विषय को लेकर उपस्थित हुआ था। राजा राम मोहन को आधुनिक भारत के निर्माता माना जाता। आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसी जगह बात करें अगले क्वेश्चन की, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? 1890, 1896, 1892, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। 1892, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
और उसी जगह बात करें, नरोजी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी 1865 ईस्वी में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी कब किया था? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? महादेव गोविंद रानाडे को, रविंद्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था? भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान उपस्थित था। अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक संस्था का प्रावधान उपस्थित था। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान उपस्थित था। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान उपस्थित था। 1 लाख रुपया का प्रावधान उपस्थित था। तो चार्टर एक्ट 1813, बात करें चार्टर एक्ट 1813 में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए जो 1 लाख रुपए का जो प्रावधान था, वो अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक संस्था का प्रावधान चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में उपस्थित था। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने का प्रावधान भी चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना किस वर्ष की गई थी? शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना किस वर्ष की गई थी? 1934, 1944, 1947। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1944। 1944। तो उसी जगह बात करें सार्जेंट योजना वर्ष 1944 की, तो 1944 ईस्वी में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार किया था। यह योजना भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में तैयार हुआ था। अतः इसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। और इस योजना के तहत विद्यालय शिक्षा को कुछ चरणों में भी बांटा गया था उस समय में। और उसी जगह हम बात करें 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख भी किया गया था इसी वर्ष 1944 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी से 1842 तक, 1862 से 1865 तक, 1856 से 1860। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1839 से 1842। तो चलिए कुछ अफीम युद्ध के बारे में जान लेते हैं। अफीम युद्ध है क्या? प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर के अगस्त 1842 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का मूल कारण था ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था। ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहां से बाजार को अपने अनुकूल करना चाहता था। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन और ब्रिटेन के बीच नाकिंग की संधि हुई और इस प्रकार प्रथम अफीम युद्ध का समापन किया गया था। और उसी जगह ब्रिटेन चीन अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहाँ के बाज़ारों में इसको फैलाया जा रहा था। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब का है? 1838, 1940, 1939। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए कब था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में कौन सही युग्म है? डॉक्टर सन यात सेन चीन का राष्ट्रवादी नेता, मुस्तफ़ा कमाल पाशा टर्की का आधुनिक नेता, रजा शाह पहलवी ईरान का सुधारवादी नेता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसी जगह बात करें, तो उसी जगह हम बात करें डॉक्टर सन्यायत सेन, मुस्तफ़ा कलाम पाशा एवं राजशाह का पहलवी, ये तीनों क्रम चीन, टर्की एवं ईरान के प्रगतिवादी नेता थे। डॉक्टर सन्यायत सेन चीन के राष्ट्रवादी नेता भी थे और चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1911 के चीनी क्रांति का नेतृत्व भी किए थे। इनका 3 सिद्धांत है। पहला राष्ट्रवादी, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा समाजवाद। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाशिंगटन वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? पूर्वी एशिया की राजनीतिक से, भारत ब्रिटेन संबंधित थे, अरब क्षेत्र की राजनीतिक से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी एशिया के राजनीतिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लग रहा हो कि आपके लिए हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को शेयर जरूर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नांकित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा? 1905 से 1910, 1929 से 1933, 1915 से 1922। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 से 1933। तो हम बात करें वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922। हम बात करें 20वीं सदी के पूर्वार्ध निम्नांकित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा था? हम पिछले क्वेश्चन की बात ही कर रहे थे, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 1929 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक की अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा था। 1929 के अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें अचानक तेजी से गिर गई। उसी जगह बात करें, यह संकट 1931 ईस्वी में चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस मंदी के दौर पर प्रत्यक्ष प्रभाव 1933 तक रहा, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव 1939 तक बना रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्न में से क्या था? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया जाना, हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया जाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाए हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? कुलीनों की संस्था, पादरियों की संस्था, सैनिकों की संस्था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए।
तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो हम बात करें स्टेटस जनरल प्रतिनिधियों की संस्था के बारे में, तो ये 1474 ईस्वी में लुई XVI शासक बना था। स्टेटस जनरल की बैठक 5 मई 1789 में प्रारंभ हुआ था। 5 मई 1789 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय सभा की बैठक 4 अगस्त 1789 को प्रारंभ हुआ था। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन क्या है? पादरी राज्य को कर देते थे, बुजुर्गा वर्ग का नहीं देता था, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लॉयड जॉर्ज ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा, होमवर्क में रहा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें।